निश्चय आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कोविड-19 के समय में जो चिकित्सक समुदाय के लिए सम्मान देने की बात कही जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस वजह से थोड़ा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, यह दिन चिकित्सक और पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। और जो डॉक्टर बिधान चंद्र राय हैं, इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये 3 स्टेटमेंट हैं। तो चर्चा में क्यों है ये देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, बस ये किसके द्वारा मनाया जाता है तो ये ध्यान रख लेना, भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है तो चिकित्सक और पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में इसे मनाया जाता है। बाकी इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। सम्मानित चिकित्सक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 1961 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। दूसरा भी ठीक है, पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। और डॉक्टर बिधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में G4 वायरस चर्चा में रहा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह वायरस कोरोना वायरस का ही एक नया रूप है। नंबर 2, G4 वायरस मनुष्य को संक्रमित कर सकता है तथा इसमें भविष्य में महामारी उत्पन्न करने की क्षमता है। मतलब ये भी मनुष्य से मनुष्य फैल सकता है और महामारी का रूप ले सकता है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन में शोधकर्ताओं द्वारा एक स्वाइन फ्लू की तरह दिखने वाले एक नए वायरस G4 की खोज की गई है। स्वाइन फ्लू वायरस क्या है? ये H1N1 वायरस की सीरीज है। G4 वायरस मनुष्य को संक्रमित कर सकता है और इसमें भी महामारी उत्पन्न करने की क्षमता है। G4 वायरस H1N1 वायरस का ही एक प्रकार घोषित किया गया है और ये जो H1N1 वायरस है, इसी ने वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी फैली थी। WHO ने इसे महामारी घोषित किया था स्वाइन। देखते हैं तो क्या आंसर आएगा? कोरोना वायरस का नया रूप है? नहीं, गलत हो जाएगा। H1N1 वायरस का नया रूप है, कोरोना वायरस का नया रूप नहीं है, या स्वाइन फ्लू का नया रूप है। मनुष्य को संक्रमित कर सकता है? हाँ ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? केवल 2। ठीक, ध्यान रखेंगे, यहाँ असत्य लिखा होगा तो केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नंबर 2, पीसीए एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है, बल्कि इसे यहाँ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। नंबर 3, इसके सभी निर्णय विवाद में सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं तथा बिना किसी देरी के लागू किए जाते हैं। 3 स्टेटमेंट देखने हैं, तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है, फिर सही आंसर क्या होगा। चर्चा में इसलिए है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अभी हाल ही में इतालवी नौसैनिक केस के संदर्भ में अपना फैसला सुनाया है। भारत इसकी एक पार्टी था। पीसीए ने क्या कहा है इस केस में? उसके अनुसार केरल के मछुआरों के साथ गोलीबारी में पकड़े गए इटली के नौसैनिकों पर मुकदमा चलाना भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मामला क्या था? वर्ष 2012 में इटली का एक पोत है एनरिका लेक्सी, इसमें इटली के नौसैनिक थे। इन्होंने भारतीय पोत सेंट एंथनी पर सवार 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत सरकार ने कहा था कि ये घटना भारतीय जल क्षेत्र में हुई है, भारतीय सीमा के भीतर हुई है और ये भारत के कानूनों का उल्लंघन है। भारत ने इनकी गिरफ्तारी करी थी, लेकिन फिर इटली की मांग पर इन्हें रिहा करके इटली भेज दिया गया था। इटली की मांग क्या थी कि इन पर केस इटली में इटली के कानूनों के अनुसार चले और भारत की मांग थी कि इन पर केस भारत में भारत के कानूनों के अनुसार चले। ये मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चल रहा था। अब उसने डिसीजन दिया है कि ये भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अर्थात इन पर केस इटली में चलाया जाएगा। देखते हैं क्या डिसीजन है।
डिसीजन में मुख्यतः उसने कहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अनक्लोज है, तो उसने माना है कि जो इटली के नौसैनिक हैं उन्होंने यूएन क्लोज का उल्लंघन किया है, लेकिन क्योंकि ये वहां के नौसैनिक हैं तो उनको यहाँ पे इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए भारत इन पे केस नहीं चला सकता, इटली में ही केस चलाया जाएगा। हालांकि उन्हें दोषी माना गया है और इटली सरकार से कहा गया है कि भारत सरकार को उसके लिए मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये भारत के अधिकार क्षेत्र में इन पर केस चलाना नहीं आता, क्योंकि ये वहां की इटली की सेवा में थे और इटली की सेवा में होने के कारण इन्हें भारत में इम्यूनिटी प्राप्त थी। स्थायी मध्यस्थ न्यायालय चर्चा में आ गया, तो इसके बारे में इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके सभी निर्णय विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, परंतु इसे उसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। देखते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है किंतु पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, ठीक। इसके सभी निर्णय उन पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, ये भी ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में हाथियों की रहस्यमय मृत्यु के कारण बोत्सवाना चर्चा में रहा। इस देश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ये चर्चा में था इस वजह से बना दिया गया। अंडरकरंट का क्वेश्चन है, चर्चा में किसी और कारण से था और प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है। पहला कथन, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध या स्थलबद्ध देश है। नंबर 2, इसका अधिकांश क्षेत्र सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक इसी में छिपा है। पहले चर्चा में क्यों है वो तो हमने देख ही लिया। बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा, ये डेल्टा है वहां का, वहां सैकड़ों हाथी रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, मतलब उनकी मौत का कारण अभी पता नहीं चला है। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में, ठीक, दक्षिण अफ्रीका में एक स्थलबद्ध देश है। इसका 70% क्षेत्र कालाहारी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। सहारा मरुस्थल तो उत्तरी अफ्रीका में है, नीचे कौन सा मरुस्थल है, काला, ठीक। तो किसी को ये भी पता है अगर सहारा मरुस्थल कहाँ है, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा लेगा। अगर बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है तो उसका क्षेत्र सहारा मरुस्थल में नहीं आता होगा, क्योंकि ये तो उत्तरी अफ्रीका में है। और बाकी ये बोत्सवाना के बारे में कुछ फैक्ट कि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका देश स्थित है, पश्चिम और उत्तर में नामीबिया स्थित है, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे स्थित है तथा उत्तर में जाम्बिया स्थित है। ये इतने काम का हमारा नहीं है, बस इसमें ये ओकावांगो डेल्टा ये हमें याद रखना है। ये वहां की अंतर्देशीय नदी है, उसके द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है, और ये ओकावांगो डेल्टा को वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। बोत्सवाना वहां पे स्थित ओकावांगो डेल्टा, और ये यहाँ का बड़ा क्षेत्र आता है कालाहारी मरुस्थल में, हमें याद रखना है। यह है, देखिए, ये अफ्रीका, ये भारत, इसमें दक्षिण अफ्रीका में ये रहा हमारा बोत्सवाना। यहाँ कालाहारी मरुस्थल 70% भाग और ओकावांगो डेल्टा यहाँ बोत्सवाना वहां की एक अंतर्देशीय नदी के द्वारा बनाया गया। सहारा मरुस्थल की लोकेशन यह है अफ्रीका में। तो सही आंसर बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है। तो देखो स्थलरुद्ध है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसका अधिकांश क्षेत्र सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है, गलत हो गया, सहारा मरुस्थल तो उत्तर में है, कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। सही आंसर क्या होना चाहिए, केवल 1, ठीक। असत्य अगर यहाँ पे कर दें तब सही क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी एक वैधानिक निकाय है। नंबर 2, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सत्य कथन चुनने हैं, देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन किया है, मतलब इसके जो सदस्य होते थे उनकी संरचना में बदलाव किया है कि कौन कौन सदस्य होंगे, कितने होंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी में अब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर तथा दिल्ली के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जीव विज्ञानी, इनको भी सम्मिलित किया जाएगा। अभी हाल ही में प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सचिव होते हैं। ये जो 10 सदस्य होंगे उनमें से ये 3 सदस्य इनका होना अनिवार्य है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसा किया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी एक वैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। में जितने भी चिड़ियाघर होते हैं, जितने भी जू होते हैं,
उनका रेगुलेशन करता है और प्रत्येक चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीव के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को पूरा करना है। देखते हैं तो आंसर, ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, पर्यावरण मंत्री करते हैं। ये ठीक हो जाएगा। ये एक वैधानिक निकाय है, इसे कानून के माध्यम से बनाया गया, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए केवल गलत। अगर आपको ये कुछ पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।